Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज हम निकोलो मैकियावेली के बारे में चर्चा करेंगे। निकोलो मैकियावेली एक ऐसे चिंतक या सिद्धांतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं जिन्होंने यथार्थवाद की एक रूपरेखा रखी। निकोलो मैकियावेली 15वीं सदी के मध्य में उनका जन्म होता है और 16वीं सदी के शुरुआती 3 दशकों तक वो इस दुनिया में रहते हैं। उनकी जो पुस्तक द प्रिंस जो उन्होंने लिखी 16वीं सदी के दूसरे दशक में, उसके बारे में माना जाता है कि वह यथार्थ राजनीति का, यानी कि राजनीति कैसे की जानी चाहिए, शासक को किस तरीके की रणनीति अख्तियार करनी चाहिए, उसके बारे में उसे एक सजीव चित्रण माना जाता है या सबसे ही प्रभावकारी अनुभववादी अध्ययन के रूप में देखा जाता है। तो इस लिहाज से मैकियावेली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतक है, एक ऐसे चिंतक जो उस दौर में हुए जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आधुनिकता का दौर एक तरीके से आरंभ हो रहा था और वो अपने समय की बहुत तरह की जो घटनाएं थीं या परिस्थितियां थीं उनसे प्रभावित हुए और उसी रूप में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। हम यह समझने की कोशिश करेंगे आज की पूरी चर्चा में कि मैकियावेली के विचारों के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं और उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, उनके बारे में एक आलोचनात्मक समझ कैसे बना सकते हैं। आज की जो पूरी परिचर्चा है उसमें सबसे पहले हम मैकियावेली के समय की पृष्ठभूमि की बात करेंगे। उसके बाद मैकियावेली का जीवन परिचय रहेगा जिसके बारे में हम समझेंगे कि वो उनका जन्म कब हुआ और किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन गुजारा, किन परिस्थितियों में अपना लेखन का काम किया। उसके बाद हम प्रिंस का वर्च्यू और फॉर्चूना, ये जो वर्च्यू और फॉर्चूना का जो पूरा एक उनका सिद्धांत है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे वर्च्यू या सद्गुण की जो पूरी अवधारणा है जो ग्रीक समय से चलती आ रही थी, उस समय से लेकर और ईसाई धर्म के आने के समय से के बाद से लेकर मैकियावेली तक उसमें किस तरीके के बदलाव आते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मैकियावेली और मानव प्रकृति और शक्ति की अवधारणा को हम समझेंगे। नागरिक सद्गुण या सिविक वर्च्यू के बारे में जो उनके विचार हैं और जो स्वतंत्रता के बारे में उनके विचार हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने जो एक रिपब्लिकन राज्य की जो कल्पना की उससे संबंधित हैं, उसे हम समझेंगे। और उसके बाद वो किस तरीके से धर्म को देखते हैं उस पर हम विचार करेंगे और उसके बाद हम उनके राजनीतिक दर्शन की कुछ समस्याओं को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे और अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। मैकियावेली एक ऐसे चिंतक थे जिन्होंने क्या होना चाहिए के स्थान पर अनुभववाद और यथार्थवाद पर बल दिया। इस तरह वे प्राचीन और मध्यकालीन चिंतन से अलग आधुनिक चिंतन की आधारशिला रखते हैं। उनकी यह प्रवृत्ति मोटे तौर पर 14वीं सदी के आखिर से 15वीं सदी तक चली पुनर्जागरण की गहन बौद्धिक बदलावों को दर्शाती है। पुनर्जागरण से प्रभावित विद्वानों को मानवतावादी चिंतकों के रूप में जाना जाता है जिन्होंने मध्यकालीन प्रवृत्तियों को नकारा और जिन प्रवृत्तियों को उन्होंने नकारा उसमें जो सबसे बुनियादी प्रवृत्ति थी वो ये थी कि किस तरीके से हम यथार्थ को देख सकते हैं। यानी कि यथार्थ को देखने का एक तरीका यह था कि यह पहले से निश्चित किसी चीज़ को प्रतिबिंबित कर रहा है जो ईश्वर के द्वारा तय की गई है, या फिर हम इसे तर्क, बुद्धि और विवेक के माध्यम से समझें। एक तरीका यह था कि जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, हमारे जीवन में हैं, उसकी व्याख्या जो चर्च ने दी है उसको ही मान लिया जाए, और दूसरा था कि मनुष्य अपने विवेक का उपयोग करे, अपने रीज़न का उपयोग करे और इसके माध्यम से वो इन सारी चीज़ों की व्याख्या करे। अब मध्य युग में जो पहली प्रवृत्ति थी उसी का बोलबाला था, लेकिन पुनर्जागरण ने पुराने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने और मनुष्यों में अपने विवेक का उपयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। और मैकियावेली का चिंतन भी
इसी चीज़ से या इसी तरह की सोच से प्रभावित था। इस दौर में काफ़ी बदलाव हुए जिन्होंने आर्थिक उद्यमी की अवधारणा रखी, और ये जो उद्यमी या आर्थिक व्यक्ति था उसमें यह स्वीकार किया गया कि उसमें बदलाव करने की क्षमता है। वह अपने मेहनत के बदले के आधार पर बहुत कुछ बना सकता है, बहुत तरह की चीज़ों को निर्मित कर सकता है, एक नई तरह की उत्पादन व्यवस्था को ला सकता है। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि ये वह दौर था जब कुछ कुछ आविष्कार शुरू हुए थे और ऐसा लगने लगा था कि ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया जा सकता है जिसके माध्यम से उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हो। हालांकि उसका पूर्ण रूप आगे की शताब्दियों में सामने आता है, लेकिन वह भी एक बदलाव का दौर शुरू हो चुका था और इसके साथ ही राजनीतिक उद्यमी की अवधारणा भी उभर कर सामने आई। मैकियावेली ने इसे अपने रचना में मूर्त रूप दिया। धर्म सुधार आंदोलन ने भी चर्च को चुनौती दी। जब हम थॉमस एक्विनास की बात कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने बहुत ही संक्षेप में कॉन्सिलर आंदोलन की चर्चा की थी, जिसमें यह कहा गया था कि पोप की सत्ता को ही नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उसके स्थान पर यह माना जाना चाहिए कि जो ईसाई धर्म के विभिन्न प्रतिनिधि हैं, जो उसकी एक काउंसिल है चर्च की, वो पोप की द्वारा कही गई बातों को या अलग अलग तरह के प्रस्तावों पर विचार करे और फिर उसके निर्णय को माना जाए। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि मार्टिन लूथर ने एक नए तरह से धर्म को देखा और उन्होंने कैथोलिक चर्च के भीतर फैले भ्रष्टाचार की आलोचना की, और उन्होंने यह कहा कि कैथोलिक चर्च में जो पादरी हैं, जो बिशप हैं, जो कार्डिनल हैं या खुद पोप जो हैं, वो इस तरीके से व्यवहार करते हैं मानो वो ईश्वर और इंसान के बीच की एक कड़ी हों, और उनके बगैर जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और इस आधार पर फैले बहुत तरह के भ्रष्टाचारों की मार्टिन लूथर ने आलोचना की, और फिर उसके बाद उन्होंने एक नई धारा, एक नए पंथ, एक नए संप्रदाय जो कि ईसाई धर्म के भीतर ही था, प्रोटेस्टेंट धर्म, उसकी शुरुआत की। और ये प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसने भी एक तरीके से व्यक्ति की क्षमता को रेखांकित किया। उसने ऐसा किस तरीके से किया? उसने यह कहा कि व्यक्ति को ईश्वर से मिलन करने के लिए, ईश्वर से संपर्क करने के लिए किसी मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, यानी कि किसी चर्च की या फिर किसी पादरी की या फिर किसी कार्डिनल की या किसी पोप की ज़रूरत नहीं है। यानी कि व्यक्ति के भीतर यह क्षमता है कि वह खुद ईश्वर से संपर्क कायम कर सकता है। अब यह जो सोच थी वो इस बात को भी रेखांकित कर रही थी आर्थिक क्षेत्र में कि व्यक्ति खुद बहुत सारी चीज़ों को निर्मित कर सकता है, और राजनीतिक क्षेत्र में कि व्यक्ति किसी चर्च पर या राजा किसी चर्च पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वह खुद को एक ऐसे उद्यमी या एक ऐसे मजबूत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा जो सारी चीज़ों को संचालित कर सकता है। तो व्यक्ति की जो एक महिमा होती है या व्यक्ति का जो एक महत्व होता है, वो हम कह सकते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन से निकला, और उसने राष्ट्र राज्य का जो पूरा विचार था उसका भी संकेत हमारे सामने रखा। मैकियावेली के लेखन में हमें आधुनिक समय की इन बदलावों की आहट मिलती है, लेकिन वे पूरी तरह से इन बदलावों को सामने नहीं रखते। इस लिहाज से वे एक संक्रमणकालीन चिंतक के रूप में आते हैं, और यह भी कहा जाता है कि वे मध्य युग और आधुनिक युग की दहलीज पर खड़े हैं, उसकी चौखट पे खड़े हैं, और उनका एक पैर मध्य युग में है और दूसरा पैर आधुनिक युग में। वो आधुनिक युग की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सारी तस्वीरें उनके सामने स्पष्ट नहीं हैं। अगर हम मैकियावेली के जीवन की बात करें तो मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस में हुआ था। वे फ्लोरेंस के एक साधारण परिवार से आते थे। 1469 में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार अमीर या कुलीन तंत्रीय नहीं था। उनके पिता वकील थे और उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा का पूरा ध्यान रखा। मैकियावेली ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस से ह्यूमैनिटीज़ या मानविकी में अपनी शिक्षा पूरी की। मैकियावेली के वयस्क होने तक फ्लोरेंस में मेडिची के शासन को खत्म करके वहां रिपब्लिकन या गणतंत्रवादी शासन की स्थापना कर दी गई थी। 29 वर्ष की उम्र में मैकियावेली ने अपनी पहली नौकरी नए स्थापित गणतंत्रवादी शासन के नौकरशाह के रूप में शुरू की। यूनिवर्सिटी में मैकियावेली के शिक्षक मार्सिलियो एड्रियानी थे, जो रिपब्लिक के फर्स्ट चांसरी के अध्यक्ष बने। शायद उनके जोर देने पर ही मैकियावेली को सेकंड चांसरी का सचिव बनाया गया। यह माना जाता था कि फर्स्ट चांसरी विदेशी मामलों को देखेगा और सेकंड चांसरी घरेलू मामलों और घरेलू नौकरशाही के काम पर नज़र रखेगा। लेकिन
जब जून 1498 में मैकियावेली की इस पद पर नियुक्ति हुई तो उस समय तक दोनों के काम काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिल चुके थे। इसलिए मैकियावेली को भी फ्रांस, स्पेन, वेटिकन जैसे बहुत से स्थानों में रिपब्लिक के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। 1512 में रिपब्लिक का पतन हो गया और फिर से मेडिची शासन की स्थापना हो गई, यानी कि एक तरह से राजतंत्र की स्थापना हो गई। मैकियावेली को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सज़ा देने का फैसला हो ही गया था, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें माफ़ी दे दी गई। उन्हें फ्लोरेंस के बाहरी इलाकों में उनके फार्म में निर्वासित कर दिया गया। यहीं पर उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की जिनके लिए वे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकों में हम द प्रिंस को रख सकते हैं जो 1513 में उन्होंने लिखी थी, और उसके प्रकाशन वर्ष को लेकर थोड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि उसी समय वो प्रकाशित हो गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ समय बाद प्रकाशित हुई थी। और दूसरा डिस्कोर्सेज ऑन लिवी है, संक्षेप में इसे हम डिस्कोर्सेज के रूप में बार बार उद्धृत करेंगे। इसके अलावा आर्ट ऑफ वॉर और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। असल में जब मैकियावेली के हम लेखन पर विचार करेंगे तो हम इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मैकियावेली अपने समय में हो रहे बदलावों से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने एक नए तरीके से राजनीति को देखने का नज़रिया सामने रखा। और उनके लेखन में हम दो भाग भी देख सकते हैं, एक भाग जो द प्रिंस में सामने आता है और दूसरा भाग जो डिस्कोर्सेज में सामने आता है। द प्रिंस में वो एक यथार्थवादी विचारक के रूप में सामने आते हैं और डिस्कोर्सेज में वो एक ऐसे विचारक के रूप में सामने आते हैं जो रिपब्लिकन शासन की या लोगों के माध्यम से होने वाले शासन की तरफदारी करता है। और हम ये देखने की या समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इन दोनों तरह के मैकियावेली में कोई अंतर है या असल में एक ही मैकियावेली अलग अलग परिस्थितियों के लिए दो तरह की बातें कह रहे हैं। मैकियावेली के समय इटली की जो स्थिति थी उसने भी उनके लेखन को प्रभावित किया। वो यह देख पा रहे थे कि इटली में जो अलग अलग छोटे छोटे समूह हैं वो अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे हैं, जो विभिन्न कुलीन लोग हैं वो किसी भी तरह से अपना फ़ायदा चाहते हैं, और इटली की जो दशा या दुर्दशा थी उसके बारे में किसी को चिंता नहीं थी। तो इसने भी उनके लेखन को, उनकी सोच को काफ़ी प्रभावित किया और शायद मानव की प्रकृति के बारे में उनकी सोच को भी इन परिस्थितियों ने प्रभावित किया। और वे चाहते थे कि एक ऐसा मजबूत शासक आए जो कि एक मजबूत इटली की स्थापना करें, और वो हमेशा से ही एक रिपब्लिकन सोच के व्यक्ति थे। जब रिपब्लिकन शासन था तो वो अलग अलग नौकरशाही के पदों पर रहे। बाद में जब राजतंत्र आता है तो उन्हें पूरी तरीके से न सिर्फ पद से हाथ धोना पड़ता है बल्कि उन्हें ज़िंदगी का खतरा भी पैदा हो जाता है, वो निर्वासित हो जाते हैं। तो वो उन्होंने ये देखा था कि शायद राजतंत्र होने पर कई तरह के बुरे परिणाम भी होते हैं या हो सकते हैं, और वो इस लिहाज से रिपब्लिकन शासन के समर्थक थे। लेकिन एक खास परिस्थिति में जो उनके समय में थी, उन्होंने प्रिंस को या शासक को कुछ खास तरीके की सलाह दी जिसके माध्यम से वह अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे लोगों के बीच अपनी सत्ता को स्थापित कर सकता है और पूरी व्यवस्था को एक सही या नई दिशा में ले जा सकता है। इस संदर्भ में उनका वर्च्यू और फॉर्चूना का जो पूरा सिद्धांत है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्विंटन स्किनर यह कहते हैं कि द प्रिंस ने अपने समय में शासकों को सलाह के रूप में लिखी जाने वाली पुस्तकों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसने इस शैली को भी एक क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया। तो हमें द प्रिंस के बारे में यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि यह वह दौर था जिसमें बहुत तरह की विचारक ऐसी रचनाएं लिखते थे जिसमें कि वह जो शासक होते थे उन्हें वो सलाह देते थे कि वह किस तरीके से ज़्यादा प्रसिद्धि, ज़्यादा सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन प्रिंस की विशेषता यह थी कि उसमें, आगे हम इस बात को ज़्यादा स्पष्टता से देखेंगे, कि उसमें इस शैली को पूरी तरीके से बदल दिया गया। और ये पूरी शैली थी उसमें जो अलग अलग तरह के लेखक होते थे वे इस बात पर भी सहमत होते थे कि जिस राजा को या शासक को सम्मान, महिमा, प्रसिद्धि हासिल करनी चाहिए उसके रास्ते की जो मुख्य बाधा उसकी फॉर्च्यून या उसका किस्मत होता है। जो मनमानी करने वाली देवी फॉर्चूना द्वारा शासित होता है। तो ये एक अवधारणा थी फॉर्च्यून का, यानी कि किसी की किस्मत जो है वो किस्मत की देवी फॉर्चूना के हाथों में रहती है और उसी के द्वारा कई तरह की समस्याएं पैदा की जाती हैं, जिसके कारण
जहाँ कुछ शासक तो सफलता हासिल कर लेते हैं पर बहुत से शासक सफलता हासिल नहीं कर लेते हैं। प्रिंस या शासक अपने वर्च्यू के विकास के माध्यम से महिमा और प्रसिद्धि पाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए फॉर्चूना से उभर सकता है या उसके द्वारा पैदा की जाने वाली बाधाओं से आगे जा सकता है। वर्च्यू या सद्गुण से इन लेखकों का, यानी कि मैकियावेली के अलावे जिन लोगों ने उपदेशात्मक लेखन किया, उन लेखकों का अर्थ था कि जो ग्रीक समय का जो कार्डिनल वर्च्यू था, यानी कि जो प्रमुख वर्च्यू था, प्रमुख सद्गुण थे, न्याय, विवेक, संयम और पौरुष। और इसके बारे में हम लोगों ने जब हम सुकरात को या प्लेटो को पढ़ रहे थे या एरिस्टोटल को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, और हमने यह भी देखा था कि कुछ हद तक अरस्तु ने इसके अर्थ में बदलाव भी किया था। लेकिन यहाँ हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि मैकियावेली के अलावा जिन लोगों ने वर्च्यू और फॉर्चूना की बात की, जिन लेखकों ने, उन्होंने वर्च्यू के अर्थ के संदर्भ में यह कहा कि इसमें ग्रीक समय के जो मुख्य वर्च्यू या मुख्य सद्गुण थे वो शामिल होते हैं, और इसके साथ ही ईसाई सद्गुण यानी कि दया और क्षमा जैसे सद्गुण भी शामिल होते हैं। तो उनका यह कहना था कि प्रत्येक शासक को इन सद्गुणों को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसा करने पर वे जो फॉर्चूना यानी कि जो किस्मत की जो देवी होती हैं उसे प्रसन्न कर सकते हैं। द प्रिंस भी प्रिंस या शासक के लिए महिमा या ग्लोरी के इसी लक्ष्य और इसे हासिल करने के लिए फॉर्चूना से उसके संघर्ष का वर्णन करता है। द प्रिंस की मुख्य अवधारणा भी वर्च्यू या सद्गुण है, लेकिन मैकियावेली ने इस शब्द को बिल्कुल ही नया अर्थ प्रदान किया, जिससे उनकी पुस्तक अपने समय की अन्य पुस्तकों से बिल्कुल अलग और अनूठी हो गई। एक प्रिंस या शासक को अपने नगर राज्य को महान बनाने के लिए या अपने देश को महान बनाने के लिए वर्च्यू या सद्गुण से युक्त होना चाहिए। मनुष्यों की दुनिया फॉर्चूना से शासित होती है, जो मनमाने तरीके से काम करती है। ये जो दो पहलू हैं वो पहले के लेखों में भी मौजूद हैं, और जो मैकियावेली हैं वो भी इसकी बात करते हैं। लेकिन मनुष्य जो हैं वो फॉर्चूना की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, शासक फॉर्चूना की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्चूना यानी कि जो किस्मत की देवी हैं उसी के पास वे सारी वस्तुएं होती हैं जो हमें किस्मत से मिलती हैं या जिसे मनुष्य चाहता है, मसलन महिमा, प्रसिद्धि, संपत्ति। इसलिए मैकियावेली यह कहते हैं कि मनुष्यों को अपने भीतर ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए जो देवी जो किस्मत की हैं फॉर्चूना, वो उन्हें उसके पक्ष में कर सकें, यानी वो अपने भीतर ऐसे गुण लाएं जिससे किस्मत की देवी खुश हो सके। मैकियावेली यह मानते हैं कि वर्च्यू फॉर्चूना द्वारा पेश की जाने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति का सामना करने की क्षमता है। यदि हम उसका सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार रहेंगे तो वह हम पर मुस्कुराएगी और हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने देगी। और मैकियावेली इस बात पर जोर देते हैं कि उनका जो एक वर्च्यू की जो उनकी संकल्पना है वह अन्य संकल्पनाओं से अलग है, क्योंकि जो स्टोइक और स्केप्टिक्स जैसे थिंकर थे उन्होंने फॉर्च्यून की वस्तुओं को हे दृष्टि से देखा और उन्हें मनुष्य की आत्मा और स्वास्थ्य के लिए अप्रासंगिक माना। लेकिन मैकियावेली यह मानते हैं कि संपत्ति और महिमा फॉर्च्यून द्वारा दिए जाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण उपहार हैं और मनुष्यों की खुशी के लिए आवश्यक हैं। मैकियावेली के अनुसार एक प्रिंस या शासक को आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए उसे खुद को इस तरह तैयार करना चाहिए ताकि वह हर परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलते हुए व्यवहार करे। और यहाँ हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं, हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि जो मैकियावेली की वर्च्यू की संकल्पना है वो अन्य वर्च्यू की संकल्पनाओं से इस लिहाज से अलग है कि वो यह नहीं कहते हैं कि कुछ खास तरीके के सद्गुणों को विकसित करना है। वो ये कहते हैं कि हर परिस्थिति के लिए हमें तैयार रहना है, हमारे भीतर इस तरीके की क्षमता आए कि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें, और जब हम मेहनत करेंगे या उस परिस्थिति के अनुसार काम करेंगे तो जो किस्मत की देवी फॉर्चूना है वो हम पर खुश होंगी। और यहाँ हम अरस्तु और मैकियावेली के बीच में अंतर को भी देख सकते हैं। अरस्तु कहते हैं कि आदत के द्वारा मनुष्य एक दूसरी प्रकृति हासिल करते हैं जो उनमें एक सद्गुण युक्त सोच लाता है और उनमें नैतिक तरीके से काम करने का सामर्थ्य पैदा करता है। इसके विपरीत मैकियावेली यह तर्क देते हैं कि सद्गुण युक्त होने का अर्थ केवल उसी स्थिति में सत्य बोलना है जब परिस्थितियां इसकी मांग कर रही हों, लेकिन यदि आवश्यक हो तो धूर्तता और चालाकी से भी काम किया जाना चाहिए। ऐसा काम करने में हमें समर्थ होना चाहिए। एक प्रिंस के पास अपने शहर या राज्य का सही तरह से प्रशासन करने के लिए
इस तरह का लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ फॉर्चूना का ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का भी सामना करना होता है। और इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि जो वर्च्यू की उनकी या सद्गुण की जो उनकी अवधारणा है वह अन्य तमाम लेखकों से काफ़ी अलग जाती है। और वो यह मानते हैं कि जो फॉर्चूना के पास जो वस्तुएं हैं, प्रसिद्धि, महिमा, संपत्ति, ये सारी वस्तुएं मनुष्य को या किसी भी शासक को चाहिए, और इसके लिए उसके पास सिर्फ पुराने वर्च्यू नहीं होने चाहिए या अरस्तु की तरह सिर्फ अच्छी आदतों से या चीज़ों को धीरे धीरे सुधारते हुए सद्गुण नहीं सीखना चाहिए, या अरस्तु जिस तरीके से कहते हैं कि एक्सट्रीम्स पे या अतिवाद पर ना जाकर मध्यम रास्ता अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ये कहते हैं मैकियावेली कि असल में व्यक्ति को या शासक को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो हमेशा सत्य का प्रयोग करे, ईमानदारी का प्रयोग करे, दूसरों की भलाई का ध्यान दे, बल्कि वह मौका पड़ने पर धूर्तता का भी इस्तेमाल कर सकता है, हिंसा का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उसे खुद को इस रूप में तैयार करना चाहिए कि वो हर तरह की परिस्थिति का सामना कर सके। मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन या प्रिंस को उनके दिए गए सुझावों को समझने के लिए, या फिर वो जिस एक नए तरह की राजनीति की बात करते हैं उसे समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि वो मनुष्यों की किस तरीके की अवधारणा प्रस्तुत कर रहे हैं, वो व्यक्तियों के बारे में किस तरह की समझ सामने रख रहे हैं। मैकियावेली का मनुष्यों की प्रकृति के बारे में कोई आदर्शवादी विचार नहीं था। वे उन्हें बुनियादी रूप से स्वार्थी मानते थे। वे मानते थे कि मनुष्य आसानी से बुराई का शिकार हो सकते हैं और वे सिर्फ मजबूरी होने पर ही सही तरीके से काम करते हैं। अगर कोई मजबूरी या बाध्यता ना हो तो वे अपने हितों को पूरा करने के लिए किसी भी सीमा तक नीचे गिर सकते हैं। इसी कारण जो मनुष्यों के या व्यक्तियों के शहर और समुदाय होते हैं वे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। यहाँ हम मैकियावेली के विचारों पर ईसाई धर्म के ओरिजिनल सिन के विचार का प्रभाव देख सकते हैं। इसलिए मैकियावेली अपनी वर्च्यू की अवधारणा पर बल देते हैं, और हम यह भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से ऑगस्टाइन ने मनुष्यों के फ्री विल का विचार दिया था और फिर यह कहा था कि व्यक्ति बुराई की तरफ ज़्यादातर आकर्षित हो जाते हैं या होते हैं कि उनके भीतर ये चीज़ फ्री विल के कारण आती है, वैसी बात भी मैकियावेली के लेखन में हम देख सकते हैं। और वो बोलते हैं कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने हित की बात सोचते हैं, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब मैकियावेली यह बात लिखते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि ये अपने आप में अच्छी बात है या अपने आप में बुरी बात है। वो इसे सिर्फ एक अनुभववादी तथ्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि अक्सर या अधिकांश मौक़ों पर या तकरीबन सभी मौक़ों पर मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपने हित को देखते हैं, अपने स्वार्थ के आधार पर काम करते हैं। और इसी जिसे हम कह सकते हैं कि मूल्य से रहित होकर इस चीज़ को देखते हुए वे प्रिंस या शासक को सलाह देते हैं कि किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, और वहीं पर वो शक्ति की अपनी अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं, और वो ये कहते हैं कि शक्ति जो है वो अन्य लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए बाध्य करने को कहा जा सकता है। अब यहाँ पर हम काफ़ी हद तक रॉबर्ट डॉल के डिफिनीशन को भी या उनकी परिभाषा को भी ले सकते हैं जो आधुनिक दौर में उन्होंने दिया कि यह ए और बी के बीच के रूप में वो शक्ति को देखते हैं, और वह कहते हैं कि यह ए के द्वारा बी को वह काम कराए जाने की क्षमता है जो बी किसी अन्य स्थिति में नहीं करता। तो यहाँ भी हम मैकियावेली के लेखन में उसी तरह की शक्ति की परिभाषा देख सकते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थिति में कोई काम नहीं करता लेकिन हम उसे यह काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो हम उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और वे प्रिंस को शक्ति की राजनीति के बारे में कुछ सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि पूरी तरह से अनुभवसिद्ध आधारों पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और प्रिंस को पूरी तरह से अपने विवेक से काम करना चाहिए, भले ही इससे नैतिक मूल्यों का उल्लंघन हो। इसका अर्थ यह है कि जब शक्ति का इस्तेमाल करना है, जब किसी व्यक्ति को नियंत्रित करना है, जब किसी व्यक्ति पर दबाव डालना है या जब किसी व्यक्ति पर हिंसा का उपयोग करना है, तो वो पूरी तरीके से तथ्यों को देखकर होना चाहिए और उसका फैसला लेते समय किसी तरह के नैतिक मूल्यों के उल्लंघन की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शासक को या प्रिंस को शक्ति को हमेशा अपने ही हाथों में रखना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है
कि जो शक्ति है मैकियावेली बोलते हैं कि जब वो दूसरे लोगों के हाथों पर में चली जाती है, प्रिंस के हाथों से निकलकर, मिसाल के तौर पर अगर कोई शासक है और शासक के सहयोगी के हाथ में शक्ति चली जाए, तो वो फिर उसके ऊपर यानी कि शासक के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैकियावेली बोलते हैं कि शासक या प्रिंस को दूसरे लोगों को खुद को पर निर्भर रखना चाहिए, यानी कि अन्य लोगों को हमेशा ही ये लगे कि वो प्रिंस पर शक्ति के लिए निर्भर है। इसके बाद मैकियावेली यह भी कहते हैं कि शक्ति के उपयोग के एक तरीके के रूप में हिंसा का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण तरीका है और हिंसा का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। जब तक अत्यंत जरूरी ना हो तब तक हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब कोई प्रिंस या कोई शासक इसका प्रयोग करता है तो उसे अपने दुश्मन को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका कहना है कि अगर दुश्मन को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते हैं और हम किसी के ऊपर थोड़ी बहुत शक्ति का प्रयोग करते हैं तो फिर इससे उसके भीतर बदला लेने की भावना जागृत होती है और किसी भी समय पर मौका मिलने पर वह व्यक्ति या वह समुदाय प्रिंस से बदला ले सकता है। फिर वो ये कहते हैं कि लोगों पर अहिंसक तरीके से भी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अहिंसक तरीके से शक्ति का प्रयोग करने का अर्थ क्या है कि उन्हें किसी प्रकार के लाभ के लिए अपने ऊपर निर्भर करना चाहिए। लोगों को हमेशा ही यह लगे कि जो शासक है, जो प्रिंस है या जो राजा है वह उन्हें कुछ लाभ दे सकता है और जब तक वो उन्हें ऐसा लगेगा तब तक वो राजा या प्रिंस की बातों का अनुसरण करेंगे, उसके प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे और यह कोशिश करेंगे कि शासक या राजा उनके बारे में बुरा ना सोचे। उन्होंने यह भी कहा कि कुलीन लोगों से ज़्यादा उसे आम लोगों पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि मैकियावेली मानते थे कि कुलीन लोगों के भीतर अपने स्वार्थ के बारे में सोचने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि आम लोग स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा आसानी से संतुष्ट किया जा सकता है। आम लोगों के लिए अगर प्रिंस कुछ छोटे मोटे काम करता है, व्यवस्था कायम रखता है, उनकी जीविका की व्यवस्था करता है, तो इससे उनका स्वार्थ पूरा हो सकता है। लेकिन कुलीन लोगों की मनसा ज़्यादा ऊंची होती है, उसमें से कई तो यही इच्छा रखते हैं कि हम ही शासक बन जाए। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली बोलते हैं कि वो लोग भरोसे लायक नहीं होते हैं, ज़्यादा भरोसे लायक आम लोग होते हैं। और मैकियावेली का यह कथन काफ़ी प्रसिद्ध है कि राजनीतिक कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है कि जो प्रिंस है वो शेर की तरह क्रूर हो और हिंसक हो तथा लोमड़ी की तरह चालाक हो, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़े उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए और उसे हर स्थिति को बहुत ही सोच विचार कर इस्तेमाल करना चाहिए। मैकियावेली वो कई तरह के उदाहरण देते हैं। मैकियावेली यह मानते हैं कि असल में जो प्रिंस है वो इस हद तक चालाक होना चाहिए कि अगर उसके सामने कोई दुश्मन है या कोई दुश्मनों का कोई समूह है जिससे उसे खतरा है, तो वो उसे दूसरे किसी व्यक्ति से मरवाकर फिर बाकी लोगों के सामने नायक बनकर आ सकता है कि दरअसल उसने यह काम किया है। या फिर जिस व्यक्ति ने हिंसा की है प्रिंस के कहने पर प्रिंस उसी व्यक्ति की हत्या करके लोगों के सामने नायक के रूप में आ सकता है। यानी कि वो प्रिंस को कई तरह से जनता को मोहने का सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि वो इस तरीके से काम करे कि जनता उससे मौका पड़ने पर डरे भी और कई अन्य समय पर वह उसके ऊपर भरोसा भी रखे। और जो मैकियावेली हैं उनकी जो ये पूरी अवधारणा है प्रिंस के काम के बारे में, वो उनका ये कहना है कि ये एक असाधारण परिस्थितियों के लिए है और इन्हीं असाधारण परिस्थितियों में प्रिंस को शक्ति के आधार पर लोगों को नियंत्रित करने और उनके साथ व्यवहार करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वह इस तरह की कोशिश नहीं करता है तो निश्चित रूप से जो कुलीन लोग हैं या फिर जो दूसरे कई उसके दुश्मन हैं वो उसको अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और प्रिंस बिल्कुल सही तरीके से काम करने में समर्थ नहीं हो पाएगा, बल्कि वह इस तरीके के दबाव के आगे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि प्रिंस को चतुराई से और शक्ति का प्रयोग करते हुए हिंसा और क्रूरता से भी काम लेना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से कम हिंसा और क्रूरता के मामले में हमें यह ध्यान रखना होगा कि मैकियावेली हर समय हिंसा करने की तरफदारी नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत ही सोच समझकर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए,
क्योंकि जो प्रिंस है उसका मुख्य लक्ष्य व्यवस्था कायम रखना है, लोगों पर अपना नियंत्रण कायम रखना है, और उस नियंत्रण कायम रखने के लिए उसे धर्म का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हम थोड़े विस्तार से धर्म के बारे में इनके विचारों को देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये इशारा करना चाह रहा हूँ कि वो मैकियावेली खुद धर्म के विरोधी थे, उन्होंने चर्च की आलोचना की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि असल में अगर लोग इस बात से खुश होते हैं कि धर्म का शासक या प्रिंस उपयोग कर रहा है या वह धार्मिक है, तो उसे लोगों को खुश रखने के लिए, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए खुद को कई बार धार्मिक भी दिखाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी वो इसे एक स्ट्रैटेजी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। थोड़े विस्तार से हम इस पहलू पर आगे विचार करेंगे, लेकिन जो मैकियावेली ने विचार प्रस्तुत किया द प्रिंस में, डिस्कोर्सेज में आकर उनके यह विचार बदल जाता है। और हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैकियावेली यह मानते हैं कि द प्रिंस और डिस्कोर्सेज दो अलग अलग दुनियाओं के लिए रचनाएं नहीं हैं, हाँ दो अलग अलग स्थितियों के लिए ज़रूर हैं। यानी कि एक तरह की कॉन्टिन्यूटी दोनों में है। एक ऐसी स्थिति जब समाज में अव्यवस्था हो, जहाँ पर विभिन्न तबके अपने स्वार्थ को किसी भी तरीके से पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हों, तो निश्चित रूप से वहाँ पर द प्रिंस की तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी स्थिति आ जाए जहाँ लोगों का स्वार्थ काफ़ी हद तक छोटा हो जाए, यानी कि लोग सामान्य से ज़िंदगी में अपना स्वार्थ देखने लगें और उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी ना हों, तो ऐसी स्थिति में एक रिपब्लिकन शासन की स्थापना की जा सकती है। और मैकियावेली इसी तरह के रिपब्लिकन शासन की स्थापना करने की वकालत करते हैं और उसके पक्ष में तर्क देने की कोशिश करते हैं। तो उनका यह कहना है कि प्रिंस के में शासक के सद्गुण पर बल दिया गया है और वो डिस्कोर्सेज में नागरिक सद्गुण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि एक गणतंत्रवादी व्यवस्था में नागरिकों के पास किस प्रकार के गुण होने चाहिए। मैकियावेली एक रिपब्लिकन सरकार के पक्ष में थे। उनके अनुसार सबसे अच्छी तरह से स्वतंत्रता ऐसी सरकार में सुरक्षित रहती है जिसमें कुलीन लोग और आम लोग सत्ता में भागीदारी करते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली से काफ़ी पहले बहुत से विद्वानों ने इटली के नगर राज्यों के में गणतंत्रों के लाभ के बारे में विस्तार से लिखा था। डिस्कोर्सेज में मैकियावेली गणतंत्रवादी सरकार के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कायम रखा जाता है और नगर राज्य इसी में महानता को प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ आधुनिक अर्थों में स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि वे लोगों को बहुत बड़ी सीमा तक बोलने की या विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं देते हैं, और वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि यह संपत्ति रखने और पारिवारिक जीवन का आनंद उठाने से संबंधित है। एक रिपब्लिक में स्वतंत्रता को ज़्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन यह आवश्यक है कि यहाँ के नागरिक सद्गुणों का प्रदर्शन करें। और नागरिक सद्गुणों का मतलब नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन है। और वे यह कहते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो ये पूरी स्वतंत्रता की अवधारणा है वह आधुनिक स्वतंत्रता की अवधारणा नहीं है, जहाँ पर व्यक्ति सामाजिक प्रथाओं की पूरी तरीके से या समाज में मौजूद किसी भी चीज़ की या शासन व्यवस्था की खुलकर आलोचना कर सकते हैं, बल्कि इसमें बुनियादी रूप से इस बात पर ध्यान दिया गया है कि व्यक्ति किस तरीके से अपने पारिवारिक जीवन का लाभ की खुशियों को महसूस करें और इसके साथ ही वे अपने पास संपत्ति रखें। मैकियावेली मानते हैं कि नागरिक सद्गुण जो होते हैं वे कुलीनता और संपत्ति में निहित नहीं हैं, बल्कि यह साझा हित या कॉमन गुड के में योगदान करने से संबंधित हैं। एक गणतंत्र या रिपब्लिक तभी कायम रह सकता है जब ऐसे साझा या सामान्य हित को बढ़ावा दिया जाए। तो वो एक तरीके के कॉमन गुड के कॉन्सेप्शन को आगे बढ़ाने पर जोर देते हैं, जिससे हर व्यक्ति खुद को जुड़ा हुआ माने, हर व्यक्ति को यह लगे कि उसका जो अपना स्वार्थ है वो इस कॉमन गुड से जुड़ा हुआ है। अगर एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण जिंदगी को कॉमन गुड के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जहाँ हर किसी को रोजगार मिल सकता है, जहाँ हर कोई अपने मेहनत से थोड़ी संपत्ति अर्जित कर सकता है, जहाँ हर कोई अपने परिवार को आगे बढ़ा सकता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, तो मैकियावेली का यह कहना है कि जो व्यक्ति का स्वार्थ जो कि अव्यवस्था की स्थितियों में एकदम बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ता है, अव्यवस्था के तरीके के समय में वो एक तरीके से सीमित हो सकता है।
मुख्य तर्क यहाँ पर क्या है कि जब अव्यवस्था की स्थिति होती है, हर व्यक्ति डरा होता है और वो अपने लिए या तो बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करता है या फिर वो उसके पास जो है उसे किसी तरीके से बचाने की कोशिश करता है, और इस लिहाज से वो चीज़ें एक तरीके से ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जिसमें व्यक्ति का स्वार्थीपन और उसका खुलकर सामने आता है। लेकिन जब डिस्कोर्सेस जैसी स्थिति होती है, यानी कि जब रिपब्लिक जैसी स्थिति होती है, तो व्यक्ति का वही स्वार्थ काफ़ी सीमित हो जाता है और वह छोटी छोटी वस्तुओं को ही अपने लक्ष्य के रूप में स्वीकार करने लगता है। एक कॉमन गुड की अवधारणा बनने लगती है और उस कॉमन गुड के आधार पर ही पूरी व्यवस्था कायम रहती है। मैकियावेली सीमित स्तरों पर विचारों की बहुलता को भी स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि अगर एक गणतंत्र में अलग अलग समूह अलग अलग विचारों को रखते हैं तो यह बुरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह मतभेद या विचारों की बहुलता इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी व्यवस्था को ही खतरा पैदा कर दे। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि वो ये कहते हैं कि इस तरीके की रिपब्लिक में, और ये प्रिंस के लिए भी जैसी व्यवस्था के लिए भी सही है, कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है उसमें हमेशा ही वैसी स्थिति होती है जैसी कि उन्होंने प्रिंस में राज्य के भीतर वर्णित की है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रत्येक कर्ता, यानी कि प्रत्येक देश सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और किसी भी तरीके से अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसलिए रिपब्लिक जैसी व्यवस्था में भी जो शासक होते हैं उन्हें उसी तरीके से विदेश नीति के संदर्भ में काम करना चाहिए जैसा कि उन्होंने यह उपदेश दिया है कि प्रिंस में देश के भीतर की व्यवस्था में खुद शासक या प्रिंस करे। यानी कि उसे शक्ति के प्रयोग को लेकर बहुत ही जागरूक होना चाहिए और इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि बाकी सारे देश उसकी शक्ति को समझें और उसके प्रभाव के अनुसार काम करें। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अन्य देश उस पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो शक्ति की जो अवधारणा है उसको अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए कायम रखते हैं। एक रिपब्लिक में भी नागरिक शहर या राज्य को महानता की स्थिति तक ले जाने के लिए अपनी प्रतिभा के अनुसार योगदान देंगे, ऐसा मैकियावेली मानते हैं। चूँकि इन्हें किसी प्रिंस या शासक के मनमाने व्यवहार का खतरा नहीं होगा, इसलिए ये अपने शहर को बेहतर बनाने में योगदान देने से नहीं झिझकेंगे। मैकियावेली मानते हैं कि स्वतंत्र शहर या देश ही महानता को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्थानों में जनसंख्या ज़्यादा होगी और लोग स्वतंत्र रूप से विवाह करेंगे। उन्हें संतान पैदा करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें यह पता होगा कि उनकी संतान दास नहीं बल्कि स्वतंत्र नागरिक होगी जो अपनी प्रतिभा के बल पर आगे जा सकती है। तो मैकियावेली यह मानते हैं कि स्वतंत्र देश की संपत्ति में तेज़ी से वृद्धि होगी, वहाँ के लोग अपनी स्वतंत्र हैसियत के कारण ज़्यादा मेहनत करेंगे, हर कोई उन वस्तुओं को उत्पन्न करना चाहेगा जिसे वह चाहता है और जिसका वह शांतिपूर्वक उपभोग कर सकता है। कुल मिलाकर अगर हम डिस्कोर्सेस को समझें, जैसा कि मैंने पहले इशारा किया है या जैसे मैंने पहले स्थापित करने की कोशिश की है कि डिस्कोर्सेस में जो मनुष्यों का स्वार्थ है वो उनके पारिवारिक जीवन, शांतिपूर्ण जीवन तक सीमित हो जाता है और मनुष्य को यह लगता है कि अगर एक व्यवस्था कायम रहे जिसमें वे और उनके बच्चे एक बेहतर ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं तो यह उन सब के लिए अच्छा है। और इसी आधार पर जो कॉमन गुड की एक अवधारणा बनती है उससे सभी लोग खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यानी द प्रिंस से लेकर डिस्कोर्सेस तक मनुष्यों की जो मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में मैकियावेली अपने विचारों को नहीं बदलते हैं। हाँ, उनका यह जरूर कहना है कि द प्रिंस एक खास स्थिति में मनुष्यों के स्वार्थीपन को ज़्यादा खुले रूप में आने की दास्तान प्रस्तुत करती है और वह बताती है कि मनुष्यों के ऐसा हो जाने पर उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। और डिस्कोर्सेस में यह बताया गया है कि जब एक सामान्य स्थिति हो, जब एक कॉमन गुड की अवधारणा हो, तो मनुष्य कैसा व्यवहार करते हैं और उनके भीतर किस तरीके के नागरिक सद्गुण होने चाहिए। नागरिक सद्गुण में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि मैकियावेली ये बोलते हैं कि नागरिक सेना जैसी भी एक चीज़ होनी चाहिए और उसमें सैन्य अधिकारियों के बजाय नगर या राज्य को हमेशा ही एक नागरिकों की सेना बनानी चाहिए जिसमें नागरिक शामिल हों, नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण मिले और यह उनके कर्तव्य से भी जुड़ा है। यानी हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य या अपने देश या अपने शहर
जहाँ भी वो रह रहा है उसकी सुरक्षा के लिए काम करें। और उन्होंने यह कहा, मैकियावेली ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, यानी कि यह एक सिविक वर्च्यू है कि वह अपने देश या समाज की सुरक्षा करे और इस कर्तव्य से वह कभी भी पीछे ना हटे, अपने स्वार्थ से वो हमेशा ही देश को आगे रखे। वे नागरिकों को यह सुझाव भी देते हैं कि वे अपने नैतिक मान्यताओं को देश के लिए अपने काम में बाधक ना बनने दें, यानी कि देश को वो अपने नैतिक मान्यताओं से आगे रखें और हर तरह के उपाय अपनाकर अपने देश की हिफाजत करें। और वो कहते हैं कि अगर नागरिक ये नागरिक सद्गुण नहीं दिखाते हैं तो निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति आकर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन सकता है। तो अपने पारिवारिक जीवन में आगे बढ़ना और देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ऐसे नागरिक सद्गुण हैं जिसे मैकियावेली बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। स्किनर ने यह तर्क दिया है कि नागरिक सद्गुण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर मैकियावेली ने राजनीति सिद्धांत में स्वतंत्रता की तीसरी संकल्पना दी है। स्वतंत्रता का अर्थ वह सब कुछ करना है जो एक व्यक्ति करना चाहता है मैकियावेली के लिए, लेकिन इस तरह की स्वतंत्रता तभी हासिल की जा सकती है जब व्यक्तियों को कानून के प्रतिबंधों के माध्यम से नागरिक सद्गुण की ओर मोड़ा जाए, यानी कि वो कुछ निश्चित बुनियादी कर्तव्यों को अपना कर्तव्य माने और उसको पूरा करने की कोशिश करें। मैकियावेली यह भी कहते हैं कि किसी नगर राज्य में नागरिक सद्गुणों को तभी बढ़ावा दिया जा सकता है जब नागरिकों के बीच कुछ हद तक समानता हो। वे बड़े भूस्वामियों के रूप में निष्क्रिय अमीर लोगों को रिपब्लिक के लिए खतरा मानते हैं और वह यह बताने की कोशिश करते हैं कि एक जो रिपब्लिक है वह तभी अच्छे तरीके से काम कर सकता है जब नागरिकों के बीच में सिर्फ संपत्ति के आधार पर ही ऐसी स्थिति ना हो कि बहुत ज़्यादा समानता नहीं है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी उनके भीतर एक तरह की समानता हो। तो जो मैकियावेली हैं वो नागरिक सद्गुण पर जोर देते हैं किसी भी रिपब्लिक व्यवस्था के सफल होने के लिए। और मैकियावेली के बारे में बात करते समय हमें हमेशा यह याद रखने की ज़रूरत है कि उनके लिए द प्रिंस एक तरह की अव्यवस्था, अशांति और हिंसा के समय के लिए उपाय है, और जो डिस्कोर्सेज में जिस रिपब्लिक की वो कल्पना करते हैं वह कल्पना एक सामान्य स्थिति के लिए की तस्वीर प्रस्तुत करती है, जहाँ पर लोग एक साझा हित या सामान्य हित से खुद को जोड़ते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, अपने भीतर नागरिक सद्गुणों का विकास करते हैं और अपने स्वार्थों से आगे अपने देश को रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर देश नहीं रहेगा, उनका या जो उनका राज्य वो नहीं रहेगा, तो फिर वो जिन हितों को अभी अपना स्वार्थी हित मान रहे हैं, यानी कि अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण, कुछ हद तक संपत्ति अर्जित करना या कुछ सम्मान प्राप्त करना, वो सारी की सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। तो इस लिहाज से एक सामान्य स्थिति में लोगों का स्वार्थ जो है या जो उनका स्वार्थी हित है वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि नियंत्रित स्थिति में रहता है और वो सब कुछ हासिल करने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। वो ये कोशिश नहीं करते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को मार कर कोई चीज़ हासिल कर ले, क्योंकि उन्हें यह अंदाज़ा होता है कि इससे वे अपने नागरिक सद्गुण से पीछे हटेंगे, जो कि उनके देश और उनकी व्यवस्था के लिए घातक होगा। वह व्यवस्था जो उन्हें कुछ हद तक एक सामान्य हित की ओर ले जा सकती है। मैकियावेली का जो धर्म के बारे में विचार है वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने इस ओर थोड़ा संकेत किया था जब मैं पीछे इस बात की चर्चा कर रहा था कि वो यह कहते हैं कि प्रिंस को कैसे कई बार खुद को धार्मिक भी दिखाना चाहिए अगर उसे ऐसा लगता है कि वह आम लोगों को उससे खुश कर सकता है और आम लोग उसके नियंत्रण में आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर भी वो मानते हैं कि हर स्थिति में धर्म का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए, एक टूल के रूप में किया जाना चाहिए। मैकियावेली ने ईसाई धर्म और रोमन कैथोलिक चर्च की तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का अड्डा करार दिया और वो उस समय में हुए थे जब उनके जन्म के कुछ दशक पहले ही प्रोटेस्टेंट रिलीजन का उदय हुआ था। प्रोटेस्टेंट हम संप्रदाय कह सकते हैं ईसाई धर्म की, उसका उदय हुआ था। मार्टिन लूथर ने काफ़ी तीखी आलोचना प्रस्तुत की थी चर्च की, तो इस लिहाज से वो भी इस तरह की आलोचना को स्वीकार करते हैं और उसे भ्रष्टाचार का अड्डा करार देते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वे यह मानते हैं कि यदि चर्च जीसस क्राइस्ट के समय की सादगी को अपना लेगा तब भी वह नगर या राज्य की समृद्धि के रास्ते में बाधक ही रहेगा। क्यों?
क्योंकि ईसाई धर्म के द्वारा पारलौकिक जीवन पर ध्यान देने, विनम्रता और अति सादगी की शिक्षा देने को मैकियावेली मानते हैं कि जो जिस तरीके से वो सद्गुण को देखते हैं वो उस अवधारणा के खिलाफ है। वो व्यक्ति को बहुत ही सादगी के जीवन की तरफ नहीं ले जाते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि व्यक्ति मेहनत करें और दुनिया में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उन्हें हासिल करने की कोशिश करें। और साथ ही मैकियावेली यह भी मानते हैं कि धर्म नागरिक समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सुनिश्चित आधार है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि मैकियावेली धर्म को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका जवाब यह है कि उन्हें यह लगता है कि धर्म के माध्यम से राज्य अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। उनके अनुसार धर्म को राज्य के अधीन होना चाहिए और राज्य द्वारा इसका उपयोग अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। मसलन लोगों को यह डर दिखाया जा सकता है कि यदि वे राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें ईश्वर का कोप सहना पड़ सकता है। वे स्पष्ट तौर पर लिखते हैं कि जहाँ जनता अशिक्षित होती है वहाँ धर्म का उपयोग करना आसान होता है। ऐसे स्थानों में जनता को धर्म का भय दिखाकर कानून का पालन करवाना आसान होता है। सत्य की एक व्यवस्था के रूप में मैकियावेली की धर्म में कोई रुचि नहीं है, वे सिर्फ राज्य के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक हम यह कह सकते हैं कि मैकियावेली एक सेकुलर विचारक के रूप में धर्म को देखते हैं और धर्म के बारे में उनके ये विचार इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम काफ़ी हद तक इन विचारों को अपने समय में धर्म की स्थिति से भी जोड़ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसे धर्म के नाम से जोड़ा जाए या फिर उसकी धार्मिक मान्यता की बात की जाए तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। और मैकियावेली इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो धर्म है हमेशा ही राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि धर्म को नियंत्रण में रखे, ना कि धर्म उसे नियंत्रित करे, और वह धर्म को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करे। तो एक लिहाज से वो यह चाहते हैं कि जो नागरिक समाज में जो लोग हैं अगर उनके भीतर कुछ सद्गुण को विकसित करना है तो उसके लिए धर्म एक बेहतर साधन हो सकता है। और हम बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं अपने समाज में कई उदाहरणों के माध्यम से या दूसरे कई देशों के उदाहरणों के माध्यम से भी, जहाँ पर धर्म के नाम पर जिन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है उसे लोग बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन तार्किक सोच के नाम पर, विवेक के नाम पर अगर किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, विज्ञान के नाम पर किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो लोगों के मन में गहरी झिझक होती है। तो हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि मैकियावेली धर्म की तीखी आलोचना करते हैं, लेकिन इसके साथ ही वे यह चाहते हैं कि धर्म का उपयोग राज्य के द्वारा एक टूल के रूप में, एक यंत्र के रूप में, एक साधन के रूप में किया जाए, जिससे वह लोगों को उन कामों को करने के लिए तैयार कर सके जिसे वह उनसे करवाना चाहता है। तो इस लिहाज से वो धर्म को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं और वो निश्चित रूप से वे चाहते हैं कि इसी के माध्यम से वो एक समृद्ध राज्य की स्थापना के अपने पूरे लक्ष्य में आगे बढ़ पाएँ। मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन की अगर हम समस्याओं की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं हैं। ख़ास तौर पे जब उनका विचार सामने आता है द प्रिंस में, तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे मनुष्यों की एक नकारात्मक तस्वीर ही देखते हैं। वे मान के चलते हैं कि मनुष्य सिर्फ स्वार्थी होते हैं और अपने स्वहित के अनुसार काम करते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक शासक को या प्रिंस को उसी तरीके से काम करना चाहिए, यानी कि उसे भी स्वार्थी तरीके से उन लोगों को अपनी मर्जी के हिसाब से ढालने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो उसे चतुराई दिखाते हुए खुद को अहिंसक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, जहाँ ज़रूरत पड़े उसे क्रूर हिंसा का सहारा लेना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि जिस तरह के प्रिंस की तस्वीर मैकियावेली प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है और यह इसी कारण से उन पर यह आरोप लगता रहा है कि वे राजनीति को नैतिकता से अलग करना चाहते हैं। लेकिन इज़ाया बर्लिन जो एक आधुनिक चिंतक हैं और आमतौर पर वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं बहुत सारे लेखन के लिए, पर हम उन्हें जो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता का उनका सैद्धांतिकरण है
उसके संदर्भ में उन्हें हम सब पढ़ते आए हैं। तो वो बर्लिन ने अपने लेख द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली में इन आरोपों से मैकियावेली का बचाव किया है। उनके अनुसार मैकियावेली एक अनैतिक राजनीतिक क्षेत्र और नैतिक व्यक्तिगत क्षेत्र के बीच अंतर नहीं करते हैं। इसके बजाय वे हमें इन दो नैतिकताओं के बीच संघर्ष को दिखाते हैं। कई बार सार्वजनिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का व्यक्तिगत नैतिक चिंताओं से टकराव होता है। मैकियावेली के अनुसार यदि कोई इस स्थिति में काम ना करने का फैसला करता है तो भी वह अपने काम ना करने के कारण सामने आने वाले निर्णयों के लिए जिम्मेदार होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर कोई शासक है, शासन कर रहा है और उसे कई मौक़ों पर ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं जिसके बारे में उसे लगता है कि शायद नैतिक स्तर पर ये निर्णय सही नहीं है और उसके मन में द्वंद्व चलता है, तो मैकियावेली कहते हैं, बल्कि बर्लिन ये कहते हैं कि मैकियावेली इसी तरीके के द्वंद्व को दिखाना चाहते हैं और उसमें किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से नैतिकताओं के संघर्ष में आगे बढ़ें उसे दिखाते हैं। और मैकियावेली यह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति या अगर वो शासक के रूप में है या किसी अन्य पद पर है, वो अपनी नैतिकता और सार्वजनिक ज़रूरत दोनों के बीच में अगर वो खुद को पिसता हुआ पाता है और वह यह फैसला करता है कि वो कोई काम नहीं करेगा, वह अनिर्णय की अवस्था में चला जाता है, तब भी उसकी आलोचना होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो व्यक्तिगत नैतिकता है और जो सार्वजनिक नैतिकता है उसके बीच में जो भेद है उसको स्वीकार करते हुए भी व्यक्ति काम की ओर अग्रसर हो, व्यक्ति निर्णय ले, व्यक्ति फैसले करे और उसके हिसाब से अपने चीज़ों को या अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करे। और शासक के संदर्भ में इसका अर्थ है कि वह व्यवस्था कायम करे, जो नकारात्मक तत्व हैं उनको नियंत्रित करे और लोगों को एक ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति दे जिसमें कि वह अपने जीवन के तमाम गतिविधियों को संचालित कर पाएँ। और इसके लिए कई बार उसे बहुत ही ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो कि उसके मन में नैतिक स्तर पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा समूह है जो कि समाज में बहुत सारे लोगों के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है और शासक ये फैसला करता है कि वो ऐसे लोगों को हिंसा का उपयोग करके सीधे मार देगा, जैसा कि प्रिंस में मैकियावेली सलाह देते हैं। तो इस उदाहरण में मैकियावेली कहते हैं कि शासक के मन में यह प्रश्न आ सकता है निजी नैतिकता में कि ये सही है या गलत, लेकिन उनका कहना है कि अगर शासक कुछ नहीं करेगा तब भी उस पर यह आरोप लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए उसे एक फैसला लेकर आगे काम करना चाहिए। इसके अलावा मैकियावेली यह दिखाते हैं कि जब तक सार्वजनिक दायरे की सही तरीके से देखभाल नहीं की जाएगी तब तक निजी दायरे की सुरक्षा नहीं हो सकती है। और यहाँ हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि मैकियावेली का वर्च्यू पारंपरिक अर्थ से बिल्कुल अलग है और वे व्यक्तिगत खुशी को संपत्ति और पारिवारिक जीवन के आनंद के रूप में परिभाषित करते हैं। तो लोगों को यह व्यक्तिगत जीवन की खुशी देने के लिए भी कई बार इस तरीके की से कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। मैकियावेली का एक प्रमुख आलोचना यह भी होती है कि कम से कम वो प्रिंस के रूप में शक्ति को एक हाथ में संकेंद्रित कर देते हैं और शायद वे मानते हैं कि कोई सामान्य स्थिति इस तरह के संकेंद्रण से आएगी और उसके बाद रिपब्लिक की स्थापना हो जाएगी। लेकिन मानव इतिहास में हमें यह पता चलता है कि जब भी इस तरीके के शासक उभर कर सामने आए हैं जिन्होंने लोकहित के नाम पर ही अपने हाथों में सत्ता ली है, वो आसानी से अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आसानी से कोई रिपब्लिक जैसी व्यवस्था नहीं आती है, जैसा कि मैकियावेली वर्णित करते हैं कि जैसे ही सामान्य स्थिति आती है उसके लिए एक रिपब्लिक जैसी व्यवस्था है। होता ये है कि इस तरह के प्रिंस तमाम उम्र तक यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी तक शक्ति को अपने हाथों में रखना चाहते हैं और वो सारे वही तर्क देते हैं जो तर्क मैकियावेली द प्रिंस के लिए दे रहे हैं जब वो शक्ति को अपने हाथों में रखते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक आलोचना है प्रिंस मैकियावेली की कि वो असल में शक्ति के संकेंद्रण का समर्थन कर रहे हैं। तीसरे स्तर पर मैकियावेली जो फॉर्चूना का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो देवी हैं, किस्मत की देवी फॉर्चूना और मनुष्य का जो वर्च्यू है उसके बीच में लगातार संघर्ष चलते रहता है और फॉर्चूना सिर्फ उन्हीं युवाओं पुरुषों पर खुश होती है जो उसके खिलाफ बल का प्रयोग करते हैं। अब इस तरह का जो वर्णन है वो वर्तमान दौर में नारीवादियों को काफ़ी नागवार गुजरा है
और एक बार फिर से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने इस पूरे विषय पर बातचीत शुरू की थी तो हमारी जो चर्चा हुई थी उसमें हमने नारीवादी व्याख्या की भी बात की थी। और नारीवादी व्याख्या में यह कहा गया कि जो नारीवादी लेखिकाएं हैं वो अब यह कोशिश कर रही हैं, पहले स्तर पर उन्होंने कोशिश की कि कैसे उन्हें अतीत के लेखकों से अपने उद्देश्य के लिए कुछ समर्थन मिल पाए, और दूसरे स्तर पर उन्होंने इन लेखकों को आलोचनात्मक तरीके से देखा। और जब मैकियावेली के पास कोई नारीवादी लेखिका या नारीवादी आलोचक या नारीवादी दृष्टि रखने वाला पाठक जाता है और वह इस तरीके से चीज़ों को देखता है कि एक युवा पुरुष है और वो फॉर्चूना की देवी पर जब तक बल का इस्तेमाल नहीं करता है तब तक वो उस पर खुश नहीं होती है, तो यह जो वर्णन है वो उन्हें काफ़ी नागवार या बहुत ही गलत गुजरता है, जहाँ पर वो पुरुष के द्वारा स्त्री के ऊपर बल प्रयोग और स्त्री द्वारा उस बल प्रयोग को न सिर्फ स्वीकार करना बल्कि उससे खुश होना, इस तरह का जो वर्णन है वो एक रूढ़िबद्ध अवधारणा को आगे बढ़ाता है और नारीवादी आलोचक इसकी काफ़ी घोर निंदा करती हैं। मैकियावेली के इस अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि वो एक ऐसे राजनीतिक चिंतक के रूप में सामने आते हैं जो कि यथार्थवादी और अनुभववादी आधार पर राजनीति की परिकल्पना करते हैं, और वो यह बताने की कोशिश करते हैं कि हमें राजनीति में क्या होना चाहिए या जो मानकीय तत्व है उनको महत्व नहीं देना चाहिए, राजनीति में उनका महत्व नहीं होता है। जो महत्व की चीज़ है वो ये है कि क्या है, और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मैकियावेली जो मध्यकालीन चिंतक थे उनसे काफ़ी अलग हटते हैं, और एक तरीके से हम इसको रैडिकल अलगाव की भी संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ईसाई धर्म या उसके प्रभाव को नकार देते हैं और धर्म को एक यंत्र में बदल देते हैं जिससे जो शासक है वो अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इसके अलावा उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और इसी तरीके से मानकीय मूल्यों को पीछे करते हैं। तो वो एक ऐसे चिंतक के रूप में सामने आते हैं जो कि मध्य युग से अपने आप को काफ़ी हद तक अलग करता है। वो एक्विनास से इस मामले में अलग हैं कि एक्विनास जहाँ कुछ हद तक राजनीति के महत्व को स्वीकारते हुए भी उसे ईसाई धर्म के परम लक्ष्य यानी ईश्वर के मिलन से जुड़े रखते हैं, वहीं मैकियावेली उसे इससे पूरी तरीके से अलग कर देते हैं। लेकिन मैकियावेली को जब हम यह कहते हैं कि वह मध्य युग और आधुनिक युग की दहलीज पर खड़े हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैकियावेली के लेखन से ऐसा संकेत मिलता है जैसे उनके भीतर यह समझ थी कि शायद एक राष्ट्र राज्य जैसी कोई परिघटना उभर रही है, उनके भीतर यह समझ थी कि मजबूत शासकों का एक दौर आने वाला है, या उनके भीतर ये समझ थी कि व्यक्ति ही सबसे मजबूत तत्व है, इस विचार के आधार पर कोई व्यक्तिवाद जैसी अवधारणा आ सकती है। लेकिन वो इन सब चीज़ों को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यहाँ कई आलोचक मानते हैं कि जो अरस्तु हैं और जो मैकियावेली हैं उनके भीतर एक समानता है, और वो समानता ये है कि जहाँ, और ये शायद एक तरीके से हम इसको विपरीत समानता बोल सकते हैं, कि जहाँ अरस्तु यथार्थ को देखते हैं और चीज़ों को व्यक्त करते हैं, वहीं यथार्थ को देखते हुए चीज़ों को व्यक्त करने के बावजूद मैकियावेली उन चीज़ों की ओर संकेत कर देते हैं जो भविष्य में आने वाली थी। और इसके अलावा वो अरस्तु की तरह वो भी संपत्ति में समानता होने, यानी पूरी समानता नहीं पर बहुत ज़्यादा समानता ना होने का समर्थन करते हैं। लेकिन मैकियावेली उन सभी चीज़ों की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं जो आने वाले समय में राजनीतिक चिंतन की दुनिया में और विश्व की राजनीति में या फिर पश्चिमी दुनिया की राजनीति में आने वाली थी। और इस लिहाज से वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जो कि मध्य युग से एक रैडिकल अलगाव रखने के बावजूद पूरी तरह से आधुनिक युग में नहीं आते हैं। और मैकियावेली की चर्चा आज भी होती है, ख़ास तौर पर इस लिहाज से कि उन्होंने किस तरीके से नैतिकता की आलोचना की और या कम से कम उसे प्रश्नांकित किया बहुत गहरे रूप में, और एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि अनुभववाद के आधार पर शक्ति को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को प्रस्तुत करता है। बाद में हम देखेंगे कि हॉब्स जो हैं वो
शक्ति या फिर इसके आधार पर जो पूरी व्याख्या है उसको आगे ले जाते हुए विज्ञान से जोड़ते हैं और एक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मैकियावेली की जो आलोचनाएं हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हम सब जानते हैं कि दुनिया में कई ऐसे राजनीतिक चिंतक हुए हैं, मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी, जिन्होंने मनुष्य के भीतर बुनियादी अच्छाई को देखा और उसी अच्छाई के आधार पर समाज परिवर्तन करने की पूरी परिकल्पना की और कई मामलों में वो सफल भी हुए। तो इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि मैकियावेली का राजनीति दर्शन या मनुष्य की प्रकृति के बारे में उनकी अवधारणा एक तरह का वर्णन है। शायद जितने भी दार्शनिकों को हम पढ़ रहे हैं वो अपने लिहाज से राजनीतिक यथार्थ का और भविष्य की राजनीति का या आदर्श राज्य का एक परिकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उनकी अपनी परिकल्पना है, लेकिन वो जिस तरीके से उस परिकल्पना को प्रस्तुत कर रहे हैं उसे समझना ही इस पूरी चर्चा का उद्देश्य है और उसे समझकर शायद हम अपने समय की समस्याओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आज की इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। अगली चर्चा में हम मिलेंगे और एक अन्य आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक की चर्चा करेंगे। नमस्कार।